So we'll go ahead with next question. अगला क्वेश्चन, a spring balance. और स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है मैंने कल ही आपको बताया. इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वेट. A spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and reads 49 Newton. And the spring reads 49 Newton. When the lift is stationary, तो जब stationary lift था तो you remember apparent weight equal to actual weight. तो ये जो है 49 ये actual weight है. If the lift moves downwards, तो डाउनवर्ड जब आता है तो apparent weight is less than actual weight. तो आंसर अगर तुम देख रहे हो ऑप्शंस तो ए और सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए 49 वो तो तब था जब लिफ्ट स्टेशनरी था, और अगर लिफ्ट डाउनवर्ड हो रहा है तो apparent weight is less than actual weight, तो मतलब 49 से कम आएगा, 70 वो ज़्यादा है, तो ये तो नहीं आ सकता, बचा बी और डी. So if the lift moves downward with acceleration of 5 meter per second square, the reading of the spring balance will be, simple question है, reading of the spring balance will be, it will be mg minus a, क्योंकि लिफ्ट इज कमिंग डाउन, ऊपर जा रहा होता तो g प्लस a, नीचे आ रहा है तो g माइनस a, तो g कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस a बाई जी. चलेगा क्या ऐसा? यस, पक्का पक्का. और ये जो mg है ये कितना है? 49. कितना है? 49. और नंबर्स 49 है ना, अगर तो g की वैल्यू, अगर ये 49 है तो g की वैल्यू 9.8 यूज करना, अगर ये 50 होता तो g की वैल्यू 10 यूज करना. 1 माइनस a कितना है? 5. g कितना यूज करोगे? 9.8. तो 49 9.8 माइनस 5 मतलब कितना? 4.8 अपॉन कितना? 9.8. पक्का. अब ऐसा करो, ये 49 बाई 98 लिख दो, तो इसका पॉइंट कहाँ गया? 10⁻⁻1. वो कहाँ गया? ऊपर गया, तो 10⁻+1, तो कितना हो गया? 48. तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 सा, तो 48/2 कितना होता है? 24. तो 24 न्यूटन. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a lift is moving down with acceleration a. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground are respectively. इसको सॉल्व नहीं करना होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन समझ लो. ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर there's a man, और लिफ्ट खुद जा रहा है नीचे with acceleration a. लिफ्ट इज मूविंग डाउन with acceleration a. इसके अंदर एक मैन था, उसने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया. तो ये जो बॉल है इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू मैन के लिए जो खुद लिफ्ट के अंदर है और समवन जो लिफ्ट के बाहर है उसके लिए क्या होगा. सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे. तो ये जो आप नेट एक्सेलेरेशन की बात करते हो ना, g माइनस ए जी प्लस ए, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू समवन हु इज इनसाइड. कोई थर्ड पर्सन बाहर से देख रहा है ना, उसके लिए लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो बाहर वाले के लिए एक्सेलेरेशन इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी. सो फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल? g. एंड फॉर समवन इनसाइड g माइनस ए, क्योंकि लिफ्ट कहाँ जा रहा था? नीचे. तो g माइनस ए एंड g. ऑप्शन नंबर सी. ये अच्छा क्वेश्चन है. अगेन मैथ्स लगने वाला है यहाँ पे, तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा. मैथमेटिक्स आपको लगेगा, और यहाँ पे आंसर गलत दिए हुए हैं. नन ऑफ द आंसर्स विल मैच. थोड़ा सा ग्राफ मिसप्रिंट लग रहा है, तो देखेंगे. अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट at the origin at t equal to 0. Particle of mass m is at rest, मतलब u equal to 0. At origin मतलब t equal to 0 पे u भी 0 था और पोजीशन भी 0 था, origin पे था. It is subjected to a force, और force ये टाइम पर डिपेंड करता है f of t which is equal to f0 e raised to minus bt. e0
माइनस बी टी। यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ ध्यान दो, यहाँ आई विल आस्क एनी क्वेश्चन इन बिटवीन। एफ ऑफ टी इज एफ जीरो ई रेज टू माइनस बी टी इन द एक्स डायरेक्शन। तो उस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगा दिया और वो फोर्स टाइम वेरिंग फोर्स है, टाइम के साथ चेंज होगा, और फोर्स लगाया कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। इट्स स्पीड v ऑफ t इज डिपिक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। तो स्पीड और टाइम का ग्राफ है, चारों में से कौन सा ग्राफ करेक्ट है ऐसा आपको पूछा है। थोड़ा जिनका बेसिक्स वीक है पहले वो ध्यान दो अब, नहीं तो फिर वापस से लटक जाओगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको मिलता है वेलोसिटी। क्या मिलता है, वेलोसिटी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज सिंपल लॉजिक। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेरिवेटिव डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। अगर मुझे डिस्टेंस के इंफॉर्मेशन दी है, मतलब मुझे डिस्टेंस का इक्वेशन दिया है, तो उस इक्वेशन में क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और अगर मेरे पास वेलोसिटी का एक इक्वेशन है और मुझे ए चाहिए, तो मैं वापस से वेलोसिटी का क्या लूंगा, डेरिवेटिव। पक्का। अब उल्टा सोचो, अगर मेरे पास वेलोसिटी है और मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमको ये dt को से वहां लेके जाना पड़ता है और फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जब तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी चाहिए तो डेरिवेटिव, जब वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन। सेम यहाँ पे वेलोसिटी है, डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा, ए। और ए है और हमको v चाहिए, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन तुमको पता होनी चाहिए, ये पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब हमको दिया है फोर्स का इक्वेशन। व्हाट इज फोर्स का इक्वेशन, F0 e रेज टू माइनस बी टी। गुड। हमें चाहिए ग्राफ किसका, वेलोसिटी का, मतलब मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो पहले मैं काम करूंगा, मैं फोर्स को मास से डिवाइड करूंगा, उससे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन, बराबर। गुड। तो ये क्या हो गया, F0 बाय m e रेज टू माइनस बी टी। मतलब मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन। मेरे को किसका ग्राफ चाहिए, वेलोसिटी का। तो इंटीग्रेट करेंगे कि डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेट। और मैंने अभी बोला आपको कि कैसे करते हैं, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। नहीं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ए dv बाई डी टी है, ये तो सबको पता है, हाँ कि नहीं, हाँ ये तो पता होना चाहिए। फिर ये dt तुम वहां लेके जाओगे तो तुमको मिल जाएगा dv इक्वल्स टू f0 बाई m e रेज टू माइनस बी टी डी टी। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। हाँ, तो इंटीग्रेट करेंगे अब। ये इंटीग्रेट कर लिया, ओके, इंटीग्रेट कर लिया। अब जब इंटीग्रेट करते हो तो तुमको पता होना चाहिए, जो पता है तुमको, कि दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनाइट, एक होता है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट में लिमिट्स नहीं होते और डेफिनाइट में लिमिट्स होते हैं। हम लिमिट्स फाइंड कर लेंगे, कैसे करेंगे, इन्होंने क्या बोला, जब t 0 था तो पार्टिकल रेस्ट पे था, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेलोसिटी, राइट हैंड साइड में कौन है, टाइम। तो जब टाइम 0 है तो स्पीड भी 0 है, तो लोअर लिमिट दोनों को क्या आ गया, 0 और 0, एट t इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0। उसके बाद किसी भी और टाइम पे वेलोसिटी कितना है हमको नहीं पता, वही तो पूछा है, वही तो पूछा है तुमको, वेलोसिटी का तो ग्राफ पूछा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v। तो एट t 0 u 0, एट t इक्वल टू t वेलोसिटी इज v। तो लिमिट्स आ गए। अब करो इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले तुमको तो ये पता होना चाहिए, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy y, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv v। तो ये क्या आएगा, v। लिमिट्स क्या आएंगे, 0 टू v। और तुमको ये पता है क्या, कॉन्स्टेंट्स शुड गो आउटसाइड, f0 इज कांस्टेंट, m इज आल्सो कांस्टेंट। इंटीग्रेशन 0 टू t, अंदर कौन बचा, e रेज टू माइनस बी टी। अब डू यू रिमेंबर हाउ टू इंटीग्रेट e रेज टू f ऑफ t? नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन e रेज टू f ऑफ t dt, इसका फॉर्मूला होता है
ई रेज टू एफ ऑफ टी, मैंने बताया क्लास में ये, सिर्फ वहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा था क्योंकि वहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स था, यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी है, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। देखो कुछ फंक्शन ऐसे है ना, जैसे ई रेज टू, बहुत सिंपल होता है ये, अगर मुझे ई रेज टू एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव भी लेना होता तो जो फंक्शन है वही डेरिवेटिव है। फंक्शन कौन है, मतलब फॉर्म क्या है, ई रेज टू एफ ऑफ टी, इंटीग्रेशन भी वही, यहाँ पे भी डेरिवेटिव भी वही, सेम 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 सेम। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो इंडेक्स है उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है। तो ई रेज टू एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव इज ई रेज टू एफ ऑफ टी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, और ई रेज टू एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन इज ई रेज टू एफ ऑफ टी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये याद रखना, याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जेई के क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं, तो तुम विदाउट मैथमेटिक्स जेई की बात नहीं कर सकते। हमको इसको इंटीग्रेट करना है, therefore integration of e raised to minus bt dt equal to, बताओ जरा, बताओ बताओ, e raised to minus bt upon derivative of f of t, what is f of t, minus bt, very good, good good। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, e रेज टू माइनस बी टी, माइनस बी कॉन्स्टेंट है कि नहीं, हाँ कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो नीचे क्या आएगा, डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी क्या हो गया, कैंसल, बराबर। तो हो गया ना इंटीग्रेशन, क्या आ गया, माइनस ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन बी। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, therefore from equation number 1 and 2, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड था वो कौन था, v, लिमिट्स क्या थे 0 to v, तो अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, v की जगह पे v माइनस लोअर लिमिट 0, तो क्या आ जाएगा ये v, क्या आएगा ये v माइनस 0 इज v, f0 by m, f0 by m, गुड गुड। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस bt कितना है, कितना है, कितना है, माइनस ई रेज टू माइनस बी टी अपॉन बी, लेकिन लिमिट्स क्या थे 0 से t, ये कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले गया बाहर, यस। और आपको पता है, आपको पता है क्या, आप हर एक स्टेप पे चेक कर सकते हो कि तुम सही कर रहे हो कि गलत, बताता हूँ मैं। किसका आप प्लॉट करना हो तुमको, वेलोसिटी का वर्सेस क्या, टाइम वर्सेस क्या, ग्राफ, ग्राफ देखो, f0 by mb, f0 by mb, f0 by mb, f0 by mb, हमको तो पहले स्टेप से ही f0 by m मिल ही रहा था, यहाँ पे आया f0 by mb आया क्या, गुड। तो इसका मतलब जो स्टेप्स दैट यू आर परफॉर्मिंग आर करेक्ट, कोई टेंशन नहीं, सही है। अगर मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो मॉड नहीं चलता यहाँ पे लिमिट्स को उल्टा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, लिमिट्स को उल्टा करना पड़ता है। इंटीग्रेशन करते वक्त मॉड नहीं लेते हैं, गुड। तो लिमिट्स को क्या कर दिया, उल्टा, तो अब अपर लिमिट कौन बन गया, 0, तो e रेज टू माइनस बी इंटू 0, क्योंकि t की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 0, वेरिएबल कौन था t, तो t की जगह पे 0 लिखोगे, b तो कांस्टेंट है ना, e रेज टू माइनस बी, व्हाट इज लोअर लिमिट, t, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, ये इंडेक्स में है, e रेज टू माइनस बी इंटू अपर लिमिट 0 माइनस e रेज टू माइनस e रेज टू माइनस e रेज टू आ गया, e रेज टू माइनस बी टी, गुड। व्हाट इज e रेज टू 0, 1, कोई भी नंबर का पावर 0 तो 1 होता है, तो ये 1 होता है, तो therefore you have v equals to f0 by mb,
एम बी, एम बी ये कौन हो गया ये 1 माइनस ई रेज टू माइनस बी डी। ये आ गया आपका आंसर, ये आंसर है, लेकिन आपको इसको ग्राफ के फॉर्म में समझना है। ग्राफ आप सबके पास या तो एंड्रॉयड फ़ोन होगा, या आईफोन होगा, या लैपटॉप होगा, या कंप्यूटर होगा, जो भी होगा उसमें सब में एक फ्री सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर है ग्राफ प्लॉटर। तो उसको इंस्टॉल करो और अलग अलग फंक्शन प्लॉट करके देखो, या तो फिर खुद पेन पेपर लो और प्लॉट करो। अगर y इक्वल्स टू एक्स हो तो वो ग्राफ पता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो तो पता है कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी हो तो कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो पता है कैसा होता है, ऐसा होता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब पता है कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये सारे ग्राफ तुमको सीखने पड़ेंगे। अब फिलहाल तो मैं इसकी बात करता हूँ। हमको चारों में से कौन सा ग्राफ ये समझना था। और सबसे पहले यहाँ पे एक काम करना है, तुमको देखना है कि v टाइम के साथ कैसा चेंज हो रहा है। और ये जो तुमको चार ऑप्शन दिए हैं, हर एक ऑप्शन में टाइम की वैल्यू 0 तो किया ही है उन्होंने, किया क्या, यस। तो पहले t के लिए 0 डाल के देखो, इसमें पुट t इक्वल टू 0 डाल दिया, तो e रेज टू 0 कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब जब t इक्वल टू 0 था तो v कितना होना चाहिए था, वो तो पता ही है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, पक्का गुड। तो टाइम t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 होना ही चाहिए था, है। अब टाइम का तुमको कुछ बताएगा कितने टाइम तक हम देख रहे हैं, नहीं ना। तो जब ऐसा हो तो इन्फिनिटी टाइम तक देखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या डालोगे, t इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन में t इक्वल्स टू इन्फिनिटी डालता हूँ तो 1 माइनस ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, b into infinity is infinity. What is e raised to minus infinity? 1 upon e raised to infinity. Anything raised to infinity is infinity. तो ये भी कितना हो गया, infinity. What is 1 upon infinity? 0. तो 1 minus 0 मतलब क्या आ गया, f0 by mb। इसका मतलब v की वैल्यू f0 by mb कौन से टाइम पे होनी चाहिए, कौन सा टाइम पे होना चाहिए, इन्फिनाइट टाइम पे। इसलिए 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 हमको ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो लाइन है ये आपको वेलोसिटी की कितनी वैल्यू बता रहा है, f0 बाई एम बी। लेकिन f0 बाई एम बी कौन से टाइम पे होगा, इन्फिनिटी। जब ऐसा हो ना तो ग्राफ हमेशा हमेशा ऐसा बनता है। और कभी भी ये f0 बाई एम बी स्पीड कौन से टाइम पे होने वाला है, इन्फिनिटी। तो कभी भी ये ग्राफ को टच करते नहीं दिखाते, इट विल इंटरसेक्ट ओनली एट इन्फिनिटी, ओनली एट इन्फिनिटी। तो ग्राफ का नेचर तो यही होगा, नेचर तो यही होगा, लेकिन इंटरसेक्शन कहाँ होगा, इन्फिनिटी में। कहाँ होगा, इसलिए मैंने बोला ना ये ग्राफ गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी और सी में से एक आएगा, लेकिन विथ करेक्शन आएगा। तो हो सकता है ऑप्शन बी दिया हो, ऑप्शन सी दिया हो, जो भी दिया हो, लेकिन वो विथ करेक्शन आएगा। ये इंटरसेक्ट हो रहा है, हाँ, ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है, हाँ, तो नहीं चलेगा। तो इसको क्या करेंगे, मैं ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इन तीनों को स्क्रैच कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो गलत ही है। तो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई नो इट इज़ रॉन्ग, तो एक मिनट रुक जाओ। आई नो ऑफ कोर्स इट इज़ रॉन्ग, तो जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मुझे वो ग्राफ चेंज करना पड़ेगा। आई विल हैव टू चेंज इट, ओके। गुड 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 गुड। तो मैं अब ऐसा दिखाऊंगा, और वो जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कहाँ करने वाला है, इन्फिनिटी पे।
और विथ करेक्शन मैं ऑप्शन बी बोलूँगा। गुड, डन। जस्ट आई इंक्रीज वन स्टेप हियर एट t इक्वल्स टू 0। हमने जब t की वैल्यू 0 डाली यहाँ पे तो v इक्वल टू क्या आया, 0। बस क्विक 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 क्विक। जल्दी 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 जल्दी। और कोई अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, कोई ऐप डाउनलोड करो ना, उसमें ये वाला ग्राफ प्लॉट कर के देखना, ये वाला y इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। प्लॉट करके देखना, समझेगा कैसा आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर तो यही खत्म हो गया था, ये सिर्फ ये ग्राफ के वैल्यूज के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिख के दिया। सिंपल क्वेश्चन, लाइट स्प्रिंग बैलेंस, लाइट स्प्रिंग बैलेंस मतलब उस स्प्रिंग बैलेंस का खुद का मास नहीं है। एक बैलेंस है, उसका खुद का मास नहीं है, हैंड्स फ्रॉम द हुक ऑफ अदर लाइट स्प्रिंग बैलेंस। एक स्प्रिंग बैलेंस है, वो खुद दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के हुक से टाई किया है। तो एक स्प्रिंग बैलेंस के नीचे और एक स्प्रिंग बैलेंस है, एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m kg हैंड्स फ्रॉम द फॉर्मर वन। तो जो दूसरा वाला है उसके नीचे एक ब्लॉक है। देन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्केल रीडिंग इज, मतलब पहले तो तुम क्वेश्चन समझ लो। ऐसा है, हमारे पास दो स्प्रिंग बैलेंस है, वी हैव टू स्प्रिंग बैलेंस। ये आ गया एक, और स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग तो होता ही है और नीचे एक हुक है। अब हमारे पास दो स्प्रिंग बैलेंस है, एक के नीचे दूसरा और दूसरे के नीचे एक लोड है, लोड एन। ये दोनों लाइट है तो दोनों का खुद का वेट नहीं है, तो दोनों में सेम रीडिंग आएगा, वो होगा एन। क्या आएगा, एन। बोथ द स्केल रीड एन के जी एच। डन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, सॉल्व करो, समझेगा। आपको ये समझेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आता है। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आपको बॉडी का मास दिया है, बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 5.00 मीटर पर सेकेंड, और आपको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तुमको दिक्कत कहाँ आएगी, 17.565, 17.56, 17.57, 17.6। तो प्रॉब्लम यहाँ आएगा 17.57, 565। चलो, नो असाइनमेंट, विल डू इट हियर। Those who said 17.565, I want to know why. देखो, मोमेंटम मास इनटू स्पीड होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। व्हाट इज स्पीड, 5.00। गुड। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4। इसमें कितने, 3। 3 क्योंकि डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोज है। और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद होगा, अगर याद होगा, जब तुम दो नंबर का प्रोडक्ट लेते हो, जो भी आंसर आता है उसमें लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कितने, लेस नंबर, लेस कौन है, 3। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 3। बताओ आंसर। कौन सा, 3 सिग्निफिकेंट। यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन, कौन, डी। गलत। अब क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा बोला फाइंड द आंसर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, बोला कि नहीं पे, तो नहीं करना। इसलिए मैं होमवर्क दे रहा था कि थोड़ा सोचो, सिग्निफिकेंट फिगर ये वर्ड यूज किया हो, बोला हो,
व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द आंसर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई तो करेंगे, हाँ करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई तुम करोगे तो तुमको पता है क्या मिलने वाला है, मैं बताता हूँ कर, मैं कैलकुलेट ही करके दिखाता हूँ आपको। व्हाट वाज मास, 3.513 इंटू कितना हो गया 17.565 बराबर ऑप्शन ए गलत। यही तो है, जब तुम ऐसा लिखते हो मतलब दोनों वैल्यूज मेजर्ड वैल्यूज है, क्या है मेजर्ड वैल्यू में तुम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, क्या यूज करते हो इंस्ट्रूमेंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, क्या होता है व्हाट इज लीस्ट काउंट, द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट। तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके छोटे से छोटा मेजरमेंट जो ले सकते हो क्या बोलते हो लीस्ट काउंट। तो आपकी जो सेंटीमीटर स्केल होती है सेंटीमीटर स्केल, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। आपके पास जो एनालॉग घड़ी है उसका 1 सेकेंड। तो जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूँ उसका जो लीस्ट काउंट है उससे छोटा रीडिंग कैसे आ सकता है तुम्हारे पास, नहीं आ सकता ना। तो इधर लीस्ट काउंट कितना है 2 डिजिट्स, कितना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स, तो जो भी आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखे जाएंगे, मतलब तीसरा डिजिट तुमको हटाना पड़ेगा। अब बताओ आंसर अभी करेक्ट है। हम्म, तो 3 आंसर आ सकते थे, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the resultant of all the external forces acting on a system of particle is zero, then from an inertial frame one can surely say that linear momentum of the system does not change in time, kinetic energy of the system does not change in time, angular momentum of the system does not change in time, potential energy of the system does not change in time. अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो तो उसको हम लोग बोलते हैं, अगर याद होगा तो कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सीखा था तुमने, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ। अगर फोर्स से जीरो हो गया तो dp बाय dt इज जीरो, मतलब मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है कांस्टेंट। so the resultant of all the external forces acting on system of particle is zero, one can surely say that, what you can surely say that linear momentum does not change in time। तो ऑप्शन तो यही होना चाहिए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a machine gun a machine gun fires a bullet of कितना मास 40 ग्राम with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the most? मैं पहले तुमको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, यू नो हमने देखा था रिकॉइल ऑफ गन, याद है क्या। अगर किसी भी टाइप के गन से, चाहे वो मशीन गन हो या कोई भी गन हो, हैंड रिवॉल्वर हो, पिस्टल हो, राइफल हो, तो whenever you shoot, because the bullet starts moving in forward direction, to conserve linear momentum gun has to move in backward direction। और गन को पीछे अगर मूव नहीं होने देना है तो द मैन होल्डिंग द गन शुड एक्सर्ट द फोर्स ऑन द गन सो दैट इट डज नॉट मूव। बुलेट आगे गया वो एक्शन था, गन पे क्या हुआ रिएक्शन। तो जिसने भी वो गन को पकड़ के रखा है वो कितना फोर्स लगाएगा जितना क्या हो रिएक्शन हो, क्या हो। लेकिन एक्शन और रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है सेम, तो डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट। तो तुम रिएक्शन मत कैलकुलेट करो, तुम एक्शन कैलकुलेट करो। रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी अभी देखा अभी, व्हाट इज एस डीपी बाय डीटी। किसका डीपी बाय डीटी, बुलेट का कि गन का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो बोला एक्शन और रिएक्शन सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है अपोजिट। और गन से बेटर बुलेट के लिए फाइंड करना ज़्यादा इजी होता है। तो बुलेट का कर लो, कितने बुलेट्स फायर हो रहे हैं कैपिटल एन। फिर मैंने आपको ये बताया था ये एन बाई डी टी नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम,
इसको क्या बोलते हो? स्मॉल एन। क्या बोलते हो? स्मॉल एन। और आपको स्मॉल एन जब पूछा है हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड, तो क्या पूछा है? स्मॉल एन। तो व्हाट इज स्मॉल एन? एफ बाय डी पी, बराबर। हाउ मच, चलो फोर्स तो बाद में देखेंगे। व्हाट इज डी पी? फाइनल मोमेंटम माइनस, what is final momentum? M into V. What is initial? M into U. Right? F upon mv minus 0. क्यों 0? बुलेट फायर करने से पहले बुलेट रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0 था, क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या था? 0 था। तो बन गया फॉर्मूला, बन गया F by mv. How much is the maximum force? 144. How much is the mass of each bullet? 40 ग्राम। 40 ग्राम मतलब 40 इंटू 10⁻³ इंटू 1200, कितना? 1200। अब देखो अच्छे से देखना, ये 2 मतलब 10⁻², और ये साथ में 1 मतलब 10⁻³ 10⁻+3 - 3 कैंसल, तो 144 अपॉन 48। व्हाट इज 48 3 जा? 144। तो हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकंड? 3। ऑप्शन डी। तो थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हुआ, आंसर तो आ गया। अब मुझे बताओ, अगर अगर उस पर्सन को हर सेकंड में 4 बुलेट फायर करने हैं, कितने? 4, तो टोटल फोर्स कितना लगाना चाहिए? 192 प्लस 48 करना पड़ेगा उसमें, बस। गुड, वेरी गुड। 5 और प्लस 42 मतलब 240। गुड। तो जब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो ना, पहला तो बात है तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो क्या? तो बैठो। तो व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एट होम, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर सही आने के बाद उधर रुकना नहीं होता है। मैं वापस बता रहा हूँ, जेई नीट वो लोग क्रैक करते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या वेरिएशन आ सकता है। तो ऐसे वेरिएशन खुद डेवलप करना, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, और उस क्वेश्चन पे ही तुमको मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यू हैव टू थिंक इसमें क्या चेंज हो सकता है। और मे बी दे टेल यू यही क्वेश्चन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन वाज 240, तो आंसर विल बी 5। इसका मतलब तुम्हारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला उठाओ, खत्म, डन, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। अगर मैं फोर्स के लिए 240 लेता तो मैं ऊपर 240 लिखता, मास बुलेट का जो भी था 40 ग्राम वो सेम है, ये भी सेम है, तो 240 अपॉन 48 इज 5 बुलेट्स। तो जनरल फॉर्मूला बन गया आपको। अगला क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो आई विल नॉट रिपीट दिस, यू विल हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई विल हेल्प यू सॉल्व दिस। अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास, लिफ्ट ऑफ मास, अभी ये क्या होता है पहले वो समझ लो। एज यू रिमेंबर, आई होप यू रिमेंबर, रॉकेट को ऊपर जाना है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो हम इसमें एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। रॉकेट को ऊपर जाना है, तो रॉकेट के अंदर के फ्यूल को बर्न करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस बाहर आता है, और वो गैस अर्थ पे थ्रस्ट मतलब फोर्स लगाता है। वो हो गया गैस ने अर्थ पे लगाया हुआ एक्शन। अर्थ ने क्या किया? इसके लिए रॉकेट ऊपर जाता है। तो जब तुम रॉकेट को जस्ट स्टार्ट करोगे, इग्नाइट करोगे, तब उसका जो मास है उसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ मास, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका मास कम होता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का फ्यूल बर्न होके गैस के फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो ये लिफ्ट ऑफ मास मतलब इनिशियल मास कितना है? 3.5 × 10⁻⁴ is blasted upwards with an initial acceleration of 10 meter per second square. Then the initial thrust मतलब कौन? फोर्स। कौन? फोर्स। तो थ्रस्ट मतलब क्या होता है? फोर्स। तो इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट इज, अच्छा रॉकेट हो, लिफ्ट हो, लिफ्ट के अंदर कोई आदमी हो, कुछ भी हो, अगर वो ऊपर जा रहा है तो क्या करते हैं? जी प्लस ए, बराबर। गुड। व्हाट इज मास? 3.5 × 10⁻⁴। जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू भी 10। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो 3.5 × 10⁻⁴ इंटू 20 का 2 इसको दो और 10 इसको दे दो, खत्म।
ऑप्शन नंबर सी. So we'll now jump to home based JEE के questions. Home based. तो पहला home based question which is PYQ coming from 2018. The mass of hydrogen molecule is 3.32 into 10 raised to minus 27 kilogram. If 10 raised to 23 hydrogen molecules strike per second a fixed wall of area 2 centimeter square at an angle of 45 degree to the normal and rebound elastically with a speed of 10 raised to 3 meter per second, then the pressure on the wall is nearly. You know, you have already solved this question. बोलोगे कैसे? बताता हूँ कैसे. पहले क्वेश्चन पढ़ो. The mass of a single hydrogen molecule is some mass. If 10 raised to 23 hydrogen molecules strike per second, हर एक सेकंड में 10 raised to 23 मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं. चलो 10 raised to 23 बाद में देख लेंगे, पहले एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे सिंगल. एक वॉल पे जो फिक्स्ड वॉल है तो उसका एरिया दिया है, कितने एंगल पे स्ट्राइक किए? 45. लेकिन ये एंगल कहाँ से मेजर किया तुमने? नॉर्मल से. वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर नॉर्मल से 45 तो वॉल से भी 45 है. मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. एंड रिबाउंड इलास्टिकली, रिबाउंड टप्पा खा के वापस आना. इलास्टिकली, इलास्टिकली मतलब जितने स्पीड से आए थे उतने स्पीड से गए. v स्पीड से आए थे, v स्पीड से गए. स्पीड कितना है? 10⁻3. प्रेशर पूछा है. अभी देखो, अगर पिछला लेक्चर, पिछले वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स अगर तुम क्लास में नहीं थे तो कैसे तुम्हारा नुकसान हुआ देखो. बाकी को तो समझेगा, जो नहीं थे, अभी तुम नहीं थे तो नहीं थे, अभी क्या करेंगे. ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा. ये ऐसा आया, ये ऐसा गया. इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, जाते वक्त इधर एक कंपोनेंट, यहाँ एक कंपोनेंट. ये थीटा तो ये थीटा, ये v तो ये v cos थीटा, और ये v sin थीटा, और ये v cos थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये v sin थीटा. मैंने तुमको बोला था चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ता है, उसको सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. और मैं तुमको ट्रिक दिया था, मैं तुमको बोला था कि जो चेंज नहीं हुआ वो चेंज नहीं हुआ, उसको तो गिनो ही मत. कौन चेंज नहीं हुआ उसको छोड़ देना. चेंज कौन हुआ? डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो चेंज इज 2 टाइम्स. लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी है, मोमेंटम के लिए मास. पक्का? श्योर? वेरी गुड. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स dp बाई dt. किसने फोर्स लगाया? ये पार्टिकल ने. ये पार्टिकल हमारे केस में कौन है? मॉलिक्यूल है. किसका मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन का है. और अगर फोर्स को मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो पता है कौन होता है? प्रेशर. एरिया दिया है, दिया है. ये फाइंड करोगे, लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल का है ना, तुम्हारे पास तो n मॉलिक्यूल्स है, तो मल्टीप्लाई बाय n. और ये जो dp है, dp, अच्छा ये n dt को साइड में रखो क्या मैं? हाँ. और जो dp है कौन है? 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा. और ये जो n बाई dt है, n बाई dt कौन है? स्मॉल n. और व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग पर सेकेंड. और हमको तो दिया ही वो है, हमको पहले से ही बोला है कितने मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं 10⁻23 पर सेकेंड. तो हमको कैपिटल एन दिया ही नहीं था, हमको दिया था स्मॉल एन. बन गया फॉर्मूला? बन गया. तो 2mv ऑफ कोर्स n cos थीटा अपॉन a. तो पिछला क्वेश्चन अगर तुम्हारा ध्यान होगा तो ये शॉर्टकट बनेगा, नहीं तो ये ढूंढते रह जाओगे कहाँ से आया, क्योंकि तुमको पिछला लेक्चर तुम थे नहीं, तो जाके पहले रिवाइज करो आप. गुड. तो अब p इक्वल्स टू 2. हाउ मच इज मास? 3.32 इंटू कितना? 10⁻⁻27. उसके बाद क्या? v कितना है पता है? 10⁻3. उसके पता है n कितने पता है? 10⁻23. और cos ऑफ 45 विच इज 1/√2 अपॉन एरिया. कितना एरिया?
2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो 10⁻⁴। ये 2, ये 2 गया 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 गया, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, यस। अब ये 26 है, ये -27 है, कितना -1, नीचे कितना है -4, तो नीचे कितना बचा -3, ऊपर गया कितना हो गया +3, कितना हो गया +3, तो 3.32 इंटू 10⁻+3 और cos ऑफ 45 1/√2, 1/√2 पता है कितना होता है 0.7071, कितना होता है 0.7071, तो 0.7 लिख दो। हमारा काम आसान करने के लिए, हमारा काम आसान करने के लिए ये 10⁻³ के 2 मतलब 10⁻² इसको दे दिए तो 332 बन गया, और एक इसको दे दिया 7, 332 इंटू 7 अप्रोक्सीमेटली, अरे 300 इंटू 7 कर लो पहले 2100, फिर 30 इंटू 7 कर लो 210, बराबर 2100 में 210 ऐड करोगे तो 2300 400 समथिंग समथिंग, 2300 400 समथिंग समथिंग, है ना आंसर, ये क्या है, यही है ना, ये 10⁻³ इसको दोगे तो 2350 बन जाएगा, तो आ गया, देख लो आंसर सी होगा, है क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये धीरे से आ रहा है, which of the following is the correct order of the forces, तो अगर आपको याद होगा हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में देखा था 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये वीकेस्ट होता है, उसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर बताओ। सी, सबसे वीक कौन है, ग्रेविटेशन, बराबर। उसके बाद कौन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऑप्शन बी। ये हमने कल ही सॉल्व किया था, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बोला था, इफ यू रिमेंबर, कोई भी वर्टेक्स पे, फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट करते हैं, ए, ये ए बी का टेल है पहले वेक्टर का, दूसरा वेक्टर क्या है बी सी है, तीसरा वेक्टर क्या है सी ए है, तो पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड सेम पॉइंट पे हो तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, क्या होता है 0, और अगर फोर्स 0 हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। 3 forces start acting simultaneously on a particle moving with velocity v. These forces are represented in magnitude and direction by 3 sides of triangle ABC. The particle will now move with v remains unchanged. पहला फोर्स ए से बी, दूसरा बी से सी, तीसरा सी से ए, मतलब ए ये पहले वेक्टर का टेल है और ये लास्ट वेक्टर का हेड है, जब ऐसा हो तो सारे फोर्सेस वेक्टर्स ऐड होकर 0 बन जाते हैं, और जब फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 है, और जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है वेक्टर्स नाम के चैप्टर में, रिपीट वाई कर लेंगे। टू फोर्सेस आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, हमारे पास दो फोर्सेस है, मैं एक को ए मान लेता हूँ, एक को बी मान लेता हूँ, इनका सम मतलब इनका मैग्नीट्यूड का एडिशन कितना है 18, इक्वेशन 1, एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12। तो ये जो दो वेक्टर थे ए बार और बी बार, इसमें से जो छोटा वेक्टर है मैं ए बार को छोटा वेक्टर मान लेता हूँ, स्मॉल वेक्टर, तो लेट ए बार इज लेस देन बी बार, तो जो छोटा वेक्टर है उसको रिजल्टेंट क्या है परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर आर बार,
तो जो बी बार है उसके पास अभी यही ऑप्शन बचता है, क्योंकि ट्राइंगल लॉ के हिसाब से रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। और ये एंगल है थीटा। जब ऐसा हो तो तुमको मैंने ट्रिक बताया था, हमने 3-4 बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। जब दो वेक्टर में से छोटे वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो मैंने बताया था कि कॉस ऑफ थीटा होता है माइनस छोटा वेक्टर अपॉन बड़ा वेक्टर। हमने सॉल्व किया, 4 बार सॉल्व किया वेक्टर्स में, ये फिफ्थ टाइम है ये अब। गुड गुड, आ गया आ गया। और जो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है आर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है याद है क्या? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी दी है? 12, क्वेश्चन में बोला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट व्हाट इज cos थीटा? माइनस ए बाय बी। ये b और ये b हो गया कैंसल, ये a और a स्क्वायर और ये माइनस साइन आ गई। तो 12 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है? बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 144 इक्वल्स टू क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 144 इक्वल्स टू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। लेकिन b प्लस ए तो 18 है, और तो क्वेश्चन में दे के रखा है। तो 144 इक्वल्स टू क्या आएगा? b माइनस ए इंटू 18। 18 वन जा, हाँ 6 जा कैसे हो गया? 8 जा। तो b माइनस ए इक्वल्स टू कितना? 8, और b प्लस ए कितना? 18। दोनों को ऐड करो तो ये कैंसल, तो कितना हो गया? 26। तो b कितना आ गया? 13। अगर b 13 है तो a 5 आएगा, क्योंकि एडिशन 18 आना चाहिए। तो a आएगा, दोनों में से एक 5 एक 13, बस एक 5 एक 13, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस आ गया वेक्टर्स। देखो कितना वेक्टर चलने वाला है यहाँ पे। व्हेन फोर्सेस F1, F2, F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particle remains stationary. If the force F1 is now removed, अगर मैंने F1 को remove कर दिया, then the acceleration of the particle is, actually ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। बताता हूँ कैसे। हाँ चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते थे, यहाँ से ए बी बी सी और सी ए। हाँ कि ना? हाँ पक्का। ए बी उसके बाद बी सी, ऐसा था क्या? बी सी ऐसा था, ऐसा लग कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर रियली। बी सी और सी ए। आई टोल्ड यू कि जब ऐसा हो तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? 0। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 फोर्सेस हैं, उसमें से F2 और F3 क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको मैंने बोल दिया F3, इसको बोल दिया F2। ये कौन है? F1। अब इसी को अगर तुम थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, डू यू रिमेम्बर मैंने तुमको ये बताया था कि वेक्टर्स ऐसे हैं कि तुमको उनको जहां रखना है रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ याद रखना व्हाट यू शुड नॉट चेंज, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस, कीप इट हियर, नो प्रॉब्लम। चलेगा? हाँ बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है। पक्का? अगर ऐसा किया तो तुमको ये समझा गया कि नाउ F1 behaves like resultant of F2 and F3, क्योंकि it is along the diagonal। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है?
along the diagonal। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर्स, F2 और F3, उसका रिजल्टेंट कैसा है, कैसा है, F1 जैसा है। तो क्या होगा, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर का। अभी भी नहीं समझा तो वापस बता रहा हूँ, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ होता है, अलोंग द डायगोनल। तो यहाँ पे अलोंग डायगोनल कौन है, F1। और हमने अभी देखा दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड इनटू cos ऑफ theta। What is theta? Angle between the two vectors. What is the angle between two vectors here? 90। तो what is cos 90? 0। तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसमें से a स्क्वायर कौन है, F2, b कौन है, तो मैंने तो वही लिखा ना फिर, पक्का। और क्योंकि ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है क्या, हाँ कि ना, हाँ। तो जब तक तीनों फोर्स एक्ट होते रहेंगे तब तक नेट फोर्स कितना है, 0। तब तक ऑब्जेक्ट मूव होगा क्या, नहीं। अब अगर मैंने इन तीनों फोर्सेस में से एक फोर्स हटा दिया और उन्होंने तुमको स्पेसिफिकली बोला है कौन सा फोर्स रिमूव कर रहे हो, F1। कौन सा फोर्स रिमूव कर रहे हो, F1। कौन सा रिमूव कर रहे हो, F1। कौन सा रिमूव कर रहे हो, F1। तो अभी बचे कौन से फोर्सेस, F2 और F3, F2 और F3। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। व्हाट इज F2 का और F3 का रिजल्टेंट, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर अपॉन मास। मास जो भी बोला होगा, क्या बोला है, मास m, ठीक है। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से F2 और F3 का, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर का रूट क्या था, क्या था, F1। तो a क्या होगा, F1 बाय ऑप्शन है। A block of mass capital M is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass N. If a force P is applied to the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block will be, the force exerted by the rope on the block will be। तो अगर आपको याद है एक टॉपिक था जो मैंने बोला था कि मैं वो थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही बताऊंगा आपको। एक टेबल है लास्ट में मॉड्यूल्स में जिसमें सब रोप का ही केस है पूरा का पूरा। आपके मॉड्यूल्स में लास्ट टेबल जो है लास्ट, उसमें सब रस्सी रस्सी से दिख रहा होगा आपको, है ना, गुड। तो उस पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा मैंने बोला था। तो इट इज द टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ऐसा है, हमारे पास है एक ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास है m, कैपिटल M, कैपिटल M। इस ब्लॉक को हम पुल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ रोप। नॉर्मली अब तक हमने जितने भी टॉपिक देखे सब के सब टॉपिक में हमने बोला था कि जो रोप है वो मासलेस है। ये अभी पहली बार है हम लोग बोल रहे हैं कि जो रोप है उसका भी मास है। रोप का मास स्मॉल m है और जो ब्लॉक को तुम पुल कर रहे हो उसका मास कैपिटल M है। और तुम पुल कर रहे हो इसको कितने फोर्स से, P से। किससे, P से। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले तो फर्स्ट थिंग, फोर्स किस पे कैलकुलेट करना है, ब्लॉक पे। और फोर्स होता क्या है, मास इनटू किसका मास, ब्लॉक का, क्योंकि फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, ब्लॉक पे। और एक्सेशन याद है मैंने बताया था, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फोर्स ड्राइव कर रहा है, P, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ड्राइविंग फोर्स मतलब कौन, P। टोटल मास कितना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, क्योंकि ये जो P है ये स्मॉल m और कैपिटल M दोनों खींचेगा ना। हो गया सॉल्व, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बंदर, इसका ही इंतजार था, गुड। और मैंने बोला था कैसे क्वेश्चन आएगा, एक रस्सी है,
बंदर उस पर चढ़ रहा है, बताओ कितने एक्सेलेरेशन से वो अप या डाउन जा सकता है सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक, वही क्वेश्चन है। वन एंड ऑफ अ मासलेस रोप which passes over the pulley, one end of a massless rope passes over the pulley, right? Passes which passes over a massless and frictionless pulley is tied to a hooked C. रस्सी जिसका मास नहीं है वो एक पुली के ऊपर से पास हो रहा है और वो रस्सी का एक एंड कहाँ बांध के रखा तुमने, हुक पे, सी पे। while the other end is free, तो दूसरा एंड फ्री था। मैक्सिमम टेंशन दैट द रोप कैन बियर इज 360 न्यूटन। इस रस्सी पे मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, 360 न्यूटन, नहीं तो रस्सी टूट जाएगा। 360 से ऊपर गया तो गया। With what value of minimum self acceleration in meter per second square can a monkey of 60 kg move down the rope, move down the rope, move down the rope? बराबर क्वेश्चन समझा? पक्का पक्का श्योर। तो कितने एक्सेलरेशन से बंदर नीचे आ सकता है, दैट इज द क्वेश्चन, विदाउट ब्रेकिंग द रोप। बंदर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो जी माइनस है और ये मैक्सिमम टेंशन। व्हाट इज वैल्यू मैक्सिमम टेंशन, व्हाट इज द मास ऑफ बंदर, 60। जी की वैल्यू कुछ बोलिए क्या, नहीं, तो 10 ले लो और ए तो फाइंड ही करना है तुमको, करना है ना फाइंड, यस। 1 बाय 6 था, तो 6 इक्वल्स टू 10 माइनस ए, तो ए इक्वल्स टू 10 माइनस 6 मतलब कितना, 4। अगला क्वेश्चन, a light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2 vertically। वर्टिकल सिस्टम है ये, वर्टिकल सिस्टम है। वर्टिकल सिस्टम में एक साइड पे लोड ज्यादा होता है, एक पे कम होता है। if the acceleration of the system is g/8 then the ratio of the masses is। अब एक्चुअली ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो सकता है, ये ओरली सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं अभी इस केस में डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ। आई एक्सपेक्ट कि तुम अगली बार से कोई डायग्राम के झंझट में पड़ोगे नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करोगे। तो ऐसा है सिस्टम, दो साइड्स हैं, अब तुम्हारी मर्जी है दोनों साइड में से m1 m2 में से जिसको तुमको लार्जर मानना है मान लो, डज नॉट मैटर रियली, यू इट इज अप टू यू। सिर्फ जो भी लार्जर मास होगा वो नीचे आएगा, जो स्मॉलर मास होगा वो ऊपर जाएगा। चलो मैं m2 ज्यादा मान लेता हूँ, तो यहाँ पे कौन है m2 जी, यहाँ पे कौन है m1 जी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे ट्रिक्स जो हमने यूज किए थे वहां से। आई विल नॉट मेक एनी इक्वेशंस हियर, हमको चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वी डोंट वांट टू डू दैट, हमको सिंपल रखना है। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मासेस, और सिस्टम का एक्शन कितना दिया है, g/8, मतलब तुमको नेट एक्शन क्या बोला है, g/8। लेकिन हमको तो पता है ना एक्शन का फॉर्मूला कैसे है, नेट फोर्स अपॉन, व्हाट इज नेट फोर्स हियर, m2g माइनस m1g, मतलब m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2g। ये हमने कम से कम अब तक 10 बार देख लिया, तो ये पता होना चाहिए m2g माइनस m1g। डायरेक्ट सॉल्व करना, कोई इक्वेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट। लेकिन ये क्या है, g/8, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी कैंसल। तो तुमको मिल गया यहाँ से 8 वहाँ गया, 8m2 माइनस 8m1, ये यहाँ आया, यहाँ 1 है 1, तो m1 प्लस m2, पक्का। ये m2 इधर आया, तो 8m2 माइनस m2, और ये वहाँ गया m1 प्लस 8m1, तो 7m2 और 9m1, तो व्हाट इज m1 बाय m2, 7 बाय 9, 7 बाय 9, 9 बाय 7, 7 बाय 9, ठीक है, इट्स ओके।